सोशल मीडिया के जो इंजीनियर्स बैठे हैं वो ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपके ओवरथिंकिंग को फीड करें। कोट है ना कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो समझ लो यू आर द प्रोडक्ट। तो आपकी जो अटेंशन है वो उनके लिए प्रोडक्ट है, तो उनका तो मेजरली मकसद है कि आपको हुक्ड रखना। हम ही प्रोडक्ट हैं। फिर आप उसी के ही गुलाम बन गए। तो जो बच्चा है ना वो बड़ा ध्यान से देखता है कि अब पापा का मूड कैसा है, ऑलवेज रीडिंग दैट साइन लैंग्वेज, ऑलवेज रीडिंग द साइलेंस इन द रूम। कि आप खुद से परेशान हो कि यार पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों इतना ओवरथिंक करता हूँ। आपका माइंड आपके डाइजेशन को रोक देता है, रोक आ सकता है। मुझे थोड़ा सा समझाइए कि ओवरथिंकिंग और इन चीज़ों को रोकने के लिए कई बार लोग सब्सटेंस अब्यूज़ में चले जाते हैं। ड्रग्स कंजम्पशन कहीं ना कहीं इस चीज़ को शांत करने का भी पार्ट है। सिर्फ शराब पीते ही हैं तो धीरे धीरे फिर से वो स्मोक करेगा। पूरी दुनिया को पता होगा, पूरी दुनिया आपको ब्लैकमेल कर देगी कि तेरे पेरेंट्स को बता देंगे। जैसे ओशो कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को एक आउटसाइडर की तरह देखो, साक्षी भाव। तो एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज ओवरथिंकिंग के क्या हो सकते हैं? तो आप उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहोगे जो ये देख रहे हैं और जिन्हें पता है कि उनका बच्चा है वो खुद ओवरथिंकर है? हेलो भाई विजेता, हाय प्रणव। आपसे मिलकर हमेशा मुझे बहुत मज़ा आता है। सेम हियर। और इस बार तो बहुत तूफ़ानी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम। सबसे पहले शुरू करते हैं जो बेसिकली हम जिस फील्ड में हैं, सोशल मीडिया, वहाँ से निकलती हुई जो ये ओवरथिंकिंग की एक तरीके से का वायरस है। बेसिकली ये ओवरथिंकिंग है क्या? इसको थोड़ा सा मुझे समझाओ, क्योंकि आजकल ये वायरस की तरफ फैल रही है। ओवर थिंकिंग बेसिकली ये है कि दिमाग आपका चलता ही रहेगा, जैसे इंजन होता है ना, खुद पे खुद चलता ही रहेगा। तो यही है। जैसे एक होटल के कमरे में आपने देखा होगा स्मोक डिटेक्टर लगा होता है, राइट। थोड़ा सा भी धुआं आएगा तो एकदम से वो होटल की टीम भागती हुई वहाँ पे आएगी। अब यहाँ तक चीज़ बिल्कुल ठीक है, हमारे दिमाग को ये चीज़ चाहिए भी। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि वो फॉल्टी हो जाए और थोड़ा थोड़ा धुआं हर टाइम आता रहे, टीम बार बार आती रहे। तो ओवर थिंकिंग कुछ इस तरीके से है कि नॉर्मली हमारे अंदर ये होता है कि हम फ्यूचर को लेके डिसीजंस बनाएं। थोड़ा स्ट्रेस होना भी मतलब जायज़ है, नॉर्मल है। लेकिन अगर आप एक लूप में अगर फंस जाओ तो फिर वो इट टेक्स अ टोल ऑन आवर मेंटल हेल्थ, ऑन आवर माइंड। बट इसकी शुरुआत जैसे अगर हम देखें तो जेनरिक तरीके से शुरुआत होती कहाँ से है जो ओवर थिंकिंग है? क्योंकि ओवर थिंकिंग फिर एंग्जाइटी में भी कन्वर्ट होती है। ओवर थिंकिंग देखो, एक तो जो आपका पर्सनैलिटी है उससे भी इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। मान लीजिए बचपन में ही आपके जो पेरेंट्स थे वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर था कि पापा को अचानक से कभी भी गुस्सा आ गया। मे बी वो अल्कोहलिक थे या सब्सटेंस अब्यूज था, मे बी जस्ट उनका नेचर वैसा था। तो जो बच्चा है ना वो बड़ा ध्यान से देखता है कि अब पापा का मूड कैसा है, ऑलवेज रीडिंग दैट साइन लैंग्वेज, ऑलवेज रीडिंग द साइलेंस इन द रूम। उस तरीके से कई बार क्या होता है कि बच्चे को कि जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तभी वो उसको तारीफ मिलेगी। ऐसे में भी फिर वो इतना ज़्यादा अलर्ट रहेगा कि हाँ हाँ मुझे अच्छा करना है, अच्छा करना है, परफेक्ट होना है, ये है वैलिडेशन। तो इस सब की वजह से जो आपके अंदर एक फियर, एक एंजाइटी आ जाता है वैलिडेशन के लिए इतना कुछ। तो फिर आप हर टाइम एक उस अलर्ट मोड में रहते हो कि और बेटर करना है, कैसे होगा नहीं होगा। उसी की वजह से टेंशन है, वही फिर ओवर थिंकिंग है। आपकी जैसे ऑडियंस में आपने बहुत टाइम देखा होगा, कमेंट्स वगैरह में आप बहुत ऑडियंस से डील करते हो, है ना? इंडियन हार्डकोर ऑडियंस जब ये कमेंट्स कई बार करती है तो क्या आपको लगता है ओवर थिंक कर रहे हैं? क्या कमेंट करती हैं? कमेंट इन द सेंस कोई चीज़ आपको लगती है कि बहुत बड़े बड़े कमेंट डाल रहे हैं, आपके ओपिनियन को गलत बता रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो क्या कई बार जेनरिक मास ओवर थिंकिंग ओपिनियन भी, क्या ओवर थिंकिंग भी मासेस में स्प्रेड होती है? कमेंट करना तो देखिए सिंपली है कि चलो कोई सोशो पॉलिटिकल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उस पर उनके डाउट्स हैं तो हो सकता है उस पर भी कमेंट करें। कई बार खैर लोग लॉजिकली भी नहीं सोचते, है ना, तो इस वजह से भी बस जो उनके बायसेस हैं उसी को ही पूरा लिखेंगे। ओवर थिंकिंग जो है वो नॉर्मली आपके पर्सनल, बहुत ही एक पर्सनल वाली चीज़ है कि आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, आपके अंदर फियर और एनजाइटी इतनी है कि आप घबराए हुए हो। और कॉन्स्टेंटली एक मकड़ जाल होता है ना कि जैसे आप ये कॉबवेब बुन लेता है। हाँ। तो ओवर थिंकिंग कुछ उस तरीके से चलता है। सोशल मीडिया से क्या होता है कि ऑलरेडी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो तो वैसी है ही कि एक तरीके से ट्रैक तो बिछे हुए हैं। और सोशल मीडिया किस चीज़ का काम करेगी, उस पर ट्रेन दौड़ाने का, कि इतना आपके पास मटेरियल आ गया कि आपने लेट्स से इतने सारे लोगों का, अपने फ्रेंड्स का आपने चेक किया कि उनकी लाइफ कैसे चल रही है।
ये ऐसा है, वो ऐसा है। अब नॉर्मली हम लाइफ में कैसे जीते रहे हैं कि हमारे आसपास कितने नेबर्स, 5, 10, 20, हार्डली एक 5 लोग और इतना। हाँ हाँ आप 1 घंटे में इंस्टाग्राम में अपने 50-100 दोस्तों को देख लेते हो, उसकी लाइफ ऐसी है, उसकी ऐसी है, इतने सारे कंपैरिजन्स। तो हमारा दिमाग इवोल्यूशनरली इस चीज़ के लिए डिज़ाइन नहीं है। दूसरी चीज़ सोशल मीडिया पे क्या होती है कि नॉर्मली जो हमारी ऑफलाइन लाइफ है वो लीनियर चलती है, राइट? कि एकदम से अब जो है टाइम इसी तरीके से बहता है। रील्स पे क्या है कि अभी आपने देखा एक दोस्त का कि कुछ लेट्स से फ्यूनरल का कुछ फोटो है कि उसकी दादी एक्सपायर हो गई, अगले का देखा आपने कि उसके बर्थडे का, फिर आपने कुछ देख लिया पॉलिटिक्स वाला, और इतनी सारी चीज़ आप जस्ट एक के बाद एक के बाद एक खट 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 मतलब वो चेंज हो रहा है। तो आपके दिमाग को प्रोसेस करने का ही टाइम नहीं मिल रहा, और आप इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो कि आपको वो एक ब्लैंक टाइम मिल ही नहीं रहा उसको प्रोसेस करने का। तो एक तरीके से वो चिंगारी आपके अंदर थी और सोशल मीडिया ने और ज़्यादा फ्यूल आपको दे दिया, इतना सारा कुछ सोचने के लिए दे दिया कि वो रिजॉल्व भी आपसे हो नहीं पा रहा। तो क्या सोशल मीडिया के जो इंजीनियर्स बैठे हैं वो ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपकी ओवर थिंकिंग को फीड करें? नहीं, वो तो बस इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि आपको एंगेज रख सकें। एक वो कोट है ना कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो समझ लो यू आर द प्रोडक्ट। तो आपकी जो अटेंशन है वो उनके लिए प्रोडक्ट है कि जितना टाइम आप सोशल मीडिया पे रहोगे उतना ज़्यादा जो एडवर्टीजमेंट्स आप देखोगे, चीज़ें खरीदोगे, तो ब्रांड डील्स और उस सब पे सोशल मीडिया चलता है, एडसेंस पे चलता है। तो उनका तो मेजरली मकसद है कि आपको हुक्ड रखना। हम ही प्रोडक्ट हैं इस पूरे तो सिस्टम। हाँ, हम ही प्रोडक्ट है, हमारी अटेंशन के लिए प्रोडक्ट है। तो जितना आप देखोगे उनका तो फ़ायदा होता जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में फिर गड़बड़ होती जाएगी। इसी वजह से आई थिंक नींद में भी इश्यूज आते हैं लोगों को। बिल्कुल आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे भी जो दिमाग है उसको ज़रूरत है कि वो शांत हो जाए, तभी उसको नींद आएगी। लेकिन आप इतने ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो कि आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हो। अब सोने से पहले भी आपको रील्स देखनी है। अब लोगों का ये भी है कि मुझे नहीं देखना है, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी वो भी आपके दिमाग में चलता स्ट्रेस हो रहा है, लॉक लगा रहे हैं आप। है ना, लॉक लगा रहे हैं और ये है वो है। तो अगेन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। क्या इसका लगता है आपको, कैसे इसको डील कैसे करें? क्योंकि अब तो सोशल मीडिया हमारे सामने है, पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। कैसे इसको डील कैसे करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया तो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है फिर। देखो, पहला तो जो मैंने पर्सनैलिटी की बात की कि आपकी पर्सनैलिटी में ही वो ओवर थिंकिंग के ट्रेट्स हो सकते हैं, तो उसको आप पहले आइडेंटिफाई करो। जैसे एक साइको एनालिस्ट होता है ना, वो आपको हेल्प करता है अपनी लाइफ को देखने में। तो आप खुद से भी ये कर सकते हो कि यार मेरे अंदर ऐसा ऐसा क्यों है। उस चीज़ को जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो उस अवेयरनेस से ही आप उसको हटा सकते हो, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि हम अलग तरीके के न्यूरल कनेक्शंस बना सकते हैं। दूसरी बात फिर जैसे ये जो सोशल मीडिया है, अभी एक मेरे दोस्त ने कहा कि विजेता तू तो यार बहुत बड़ा आदमी हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला तू मुझे फॉलो भी नहीं करता, मैं तुझे फॉलो करता हूँ। तो मैंने कहा मैं तो करूँगा भी नहीं। तो बोला यार कमाल कर रहा है तू। तो मैंने कहा कि भाई मैं शाहरुख खान को भी फॉलो नहीं करता, ना मैं तुझे फॉलो करता हूँ। मैं किसी को भी पर्सनल लाइफ के लिए फॉलो नहीं करता। जिन लोगों की मेरे से डायरेक्ट बात होती है, मैं मिलता हूँ, उतने ही लोगों की पर्सनल लाइफ में मेरा इंटरेस्ट है। इतने सारे लोगों की पर्सनल लाइफ ना मुझे देखनी, ना मुझे खुद दिखानी, तो ना मैं अपना ज़्यादा कुछ पर्सनल पोस्ट करता हूँ। तो मेरे लिए सोशल मीडिया क्या है कि अपने आप विचार प्रकट करो। जो और लोग कंटेंट बना रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई फिटनेस पे बता रहा है, कोई मेंटल वेलबींग पे बता रहा है, तो उस चीज़ को आप देखो, उससे कुछ सीखो, और एक लिमिटेड टाइम तक। तो लोगों का जो है ना ये कॉन्टिन्यूस स्क्रॉल, इसको आपको रोकना होगा। आपको एक टाइम डिसाइड करना होगा कि इतनी देर तक मैं सोशल मीडिया करूँगा और इस पर्पस के लिए करूँगा। तो जब आप ये चीज़ करोगे, फिर तीसरी चीज़ आई कि यार ओवर थिंकिंग जो है ना उसकी हमें ज़रूरत भी है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि हमारा जो इवोल्यूशनरी डिज़ाइन है, इट इज़ मेंट टू सी वेरियस रिस्क, कि यार अब मुझे प्लान तो आपको करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, है ना? अब वो हमें लाइन पता होनी चाहिए कि किस लाइन पे तक हमें प्लान करना है और किसके बाद इट बिकम्स ओवर थिंकिंग, है ना? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मे बी आप एक टाइम डिसाइड कर लो कि मैं शाम को 5 बजे से लेकर 5:20 तक मैं सोचने वाला हूँ अपनी लाइफ के बारे में, केवल इस 20 मिनट में, और बाकी टाइम में ये नहीं करूँगा। जैसे ही एकदम से कुछ थॉट आती है तो आप कुछ और करने लग जाओ, मे बी कोई गाना सुनने लग जाओ, ज़ोर ज़ोर से आप मतलब गा रहे हो मुंह खोल के, है ना? तो अपने माइंड को किसी और टास्क में आप एंगेज करो। और उस 20 मिनट में भी जब आपने खुद को कहा है कि इस 20 मिनट में मैं सोचूंगा, तो भी आपको ये देखना है कि लेट्स से आप एक पेन पेपर लेकर बैठ गए और उसको आप लिख रहे हो थॉट्स को,
तो जब आप थॉट्स को लिखोगे तो क्या है, अभी क्या है ना, आपकी थॉट एकदम से जंप कर जाती है कि इधर भी आपका कंट्रोल नहीं है कि आप सोच रहे हो अरे यार वो दोस्त था 2010 में हम कॉलेज में पढ़ते थे, वो अमेरिका चला गया, अमेरिका में तो आजकल बड़ी बुरी हालत चल रही है, और रिसेशन रिसेशन हमारे देश में तो नहीं आ जाएगा, और जीएसटी लग गया। मतलब एकदम से आपको खुद ही नहीं पता कि क्या आप सोच रहे हो क्या नहीं। लेकिन जब आप उसको पेपर पे लिखोगे तो आप देख सकते हो कि ये एक एब्सर्ड जा रहा है, और आप एक अपनी सोच में लाइन लेंथ मेंटेन कर सकते हो। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब हम केवल अपने दिमाग में सोचते हैं तो उससे क्या है कि आपका जो इम्पल्सिव थिंकिंग है, जो मंकी माइंड है, वो एकदम से कंट्रोल ले लेता है। जब आप उसको लिखोगे तो एक विटनेस इफेक्ट होता है। जैसे ओशो कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को एक आउटसाइडर की तरह देखो, साक्षी भाव। तो आप फिर लिखोगे कि यार मुझे बहुत डर लग रहा है। जब आपने ये सोचा तब तो आपको डर लग गया, लेकिन अब जब आप लिखोगे मुझे बहुत डर लग रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार इतना डरने की बात है क्या। वो पेपर पे चला गया डर। वो पेपर पे चला गया तो आप उसको देख पा रहे हो, फिर आपको लगेगा क्या इतना डरने की जरूरत है, शायद नहीं। क्यों मुझे इतना डर लग रहा है, अच्छा इस वजह से, क्या इसका अगर ऐसा हो गया तो क्या ही हो जाएगा, व्हाट इफ आप क्वेश्चन करोगे। तो इस तरीके से आपकी सोच को एक लाइन लेंथ मिल पाएगी। मुझे एक चीज़ और बताओ, क्या ये जो सोशल मीडिया की जर्नी है ये डिफरेंट है एज अ कंज्यूमर से जब आप क्रिएटर बनते हो? क्रिएटर में भी मैं बोलूँगा वैल्यू क्रिएटर, तो क्या आपकी ओवर थिंकिंग चेंज होती है? क्योंकि अब आप सोशल मीडिया पे एक्चुअली कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर, आप कंज्यूमर से आगे निकल आए बेसिकली, तो क्या इस कंज्यूमर टू क्रिएटर में कुछ चेंज आता है? वो तो देखो डिपेंड करता है कि जो क्रिएटर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, फिर अपने कंटेंट के लिए भी कंज्यूम करते हैं, है ना। और कई लोग ऐसा हो सकते हैं कि जो कंज्यूम कर रहे हैं वो भी कुछ एक लिमिटेड चीज़ के लिए, भले ही एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उनको पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। वो ये नहीं कि एल्गोरिदम आपको कहीं पे भी धक्का दे रहा है और आप जा रहे हो। मतलब मैं एज अ क्रिएटर अपने आप को कंट्रोल करता हूँ कि भाई मेरे को इस आइडिया के बारे में और नॉलेज चाहिए। करेक्ट। मैं रैंडम चीज़ों से बच जाता हूँ उस चक्कर में। एज अ क्रिएटर मुझे इतना डिफरेंस फील हुआ, एज अ कंज्यूमर मेरा कोई डायरेक्शन ही नहीं है। क्योंकि जब आप एक क्रिएटर की तरह काम करते हो तो आप एक कंपनी की तरह काम करते हो, और जो कंपनी होती है आप उनका देखो, इम्पल्सिव डिसीजन कभी नहीं होते। उनके डिसीजंस बहुत ही वेल कैलिब्रेटेड होते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। ऐसे जो क्रिएटर हैं वो सोचते हैं कि यार किस तरह का कंटेंट चल रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है, एंड अपने एक प्रॉपर वो एनालिसिस करते हैं। वो ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तो यही डिफरेंस है कि आप इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड नहीं होगे, आप में एक अवेयरनेस रहेगी, ये चीज़ है। एक चीज़ थोड़ा बचपन से शुरू करते हैं। बच्चों को जो बचपन में कंपैरिजन किया जाता है इतना ज़्यादा, स्कूल एजुकेशन सिस्टम से लेके घरों में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, तो क्या यहाँ से भी ओवर थिंकिंग? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा ना कि एक वो वैलिडेशन आपको बचपन से चाहिए, पापा खुश होंगे या नहीं, मम्मी खुश होंगे या नहीं, है ना। और कई बार जो आपके पेरेंट्स हैं वो खुद भी ओवर थिंकिंग करते हैं, तो मे बी उनके बिहेवियर को भी आप मॉडल करते हो, है ना। आपकी मदर या फादर हर टाइम अरे क्या होगा, गाड़ी तो नहीं छूट जाएगी, ये तो नहीं होगा, हाँ उसके बेटे ने क्या कर दिया, है ना, और तू पीछे रह गया। तो इतना ज़्यादा आपके ऊपर ये है प्रेशर है। और जब आप फिर सोशल मीडिया में आ गए तो जितना जो प्रेशर था उसको आपने देखो ना कितना मल्टीप्लाई कर दिया, कितना ज़्यादा। तब तो केवल ये थे आपके चलो आसपास के शर्मा जी, वर्मा जी, जाटव जी, यादव जी, 4-5 लोग थे। अब तो वो कितने हो गए, 40 लोग, 100 लोग। आपको पता नहीं, आप कुछ पोस्ट करोगे फिर आप देखोगे अरे यार इस पे लाइक्स कम आए, यार इस पे लाइक्स कम क्यों आए, और आप मेरे सोचोगे, जानने वाले ने क्यों नहीं लाइक किया, है ना। और पिछली शादी में तो मैंने ना ये वाले कपड़े पहने थे, अब आज मुझे फोटो डालने तो अब मैं कपड़े बदलूं, ये करूं। तो आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे फिर आप इतना सोचने लग जाते हैं। जैसे लड़कों को बहुत बचपन से सिखाया गया है कि भाई रोते नहीं है, स्ट्रांग बनो, तो क्या इससे लड़कों के साइकी पे कुछ फर्क पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। अब इसको भी ओवर थिंकिंग के उससे देखें तो ओवर थिंकिंग के जो पैटर्न्स हैं वो तो बेसिकली सेम है, चाहे आदमी हो या औरत हो। जो मैंने कहा कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट में आ जाता है, आप ओवर स्टिमुलेटेड हो, आपके पास सोचने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, आप वैलिडेशन की जो आपके अंदर चाहत है, एंजाइटी है, फियर है, तो ये सारी चीज़ें तो सेम है। या जिस हमने लूप की बात की कि आपका जो एमिगडाला है वो एकदम से ट्रिगर हो गया और वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में उसके सिग्नल गए जो आपका लॉजिकल सेंटर है। तो ये सारी चीज़ें सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जो फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये आदमी और औरत के लिए डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे जो आदमी है उसकी टॉक्सिक मेस्कुलिनिटी वाली जो चीज़ है, जो आप कह रहे हो कि लड़के रोते नहीं है, तो बताएगा नहीं, बताएगा नहीं तो क्या होगा, वो अपने ही दिमाग में सोचता रहेगा, है ना। और जो औरत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर इस चीज़ का होगा कि तुम्हें दूसरों को अपीज़ करना है ना। तो कि औरत ही जो है घर को बांध के रखती है
है ना, औरत ममता की मूरत है, उसकी तो खुशी ही घर की खुशी में है ना, तो उसको वैलिडेशन इस चीज़ से मिलती है कि मैं सबको खुश रखूँ, एक जो कहते हैं नीड ऑफ एफिलिएशन, वो फिर औरतों में कहीं ज़्यादा है। तो हो सकता है कि वो फिर इस वजह से ओवर थिंकिंग करे, और कई बार अगर वो शेयर भी करती है, कोई छोटी सी बात हुई, उसने शेयर की इतने लोगों से, फिर अब उसने जो कहा सामने किसी दोस्त ने या माँ ने, फिर हो सकता है उस पर ओवर थिंक करने लग जाए कि अरे यार अच्छा वो ऐसा कह रही हैं, अच्छा तो वाकई मैं गलत हूँ क्या, या ये हो। तो उनके कारण अलग अलग हैं, लेकिन जो ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स है वो सेम है। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ओवर थिंकिंग हो गई, एजुकेशन सिस्टम की वजह से हुआ, सोशल मीडिया की वजह से हुआ, मैस्कुलिनिटी फेमिनिज्म की वजह से हुआ। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं जो हम इन जनरल मतलब उनको ट्रैक करना मुश्किल है कि किसी को कोई ट्रॉमा से भी ओवर थिंकिंग हो सकती है, क्या ऐसा है? क्योंकि कई बार हम पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा बंध जाते हैं बेसिकली, तो पास्ट का क्या रोल है इसमें? हाँ, पहले तो एक चीज़ कि फेमिनिज्म तो ये है कि आदमी औरत बराबर हैं, ठीक है। फेमिनिज्म इज बेसिकली दैट। पेट्रियार्की क्या है कि आदमी ऊपर है, औरतें हमेशा से नीचे रही हैं, तो औरतों को बराबर लाने की चीज़ कि दोनों बराबर हैं, दैट इज फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म केवल औरतों के लिए नहीं है, फेमिनिज्म आदमी के लिए भी है कि वो अपनी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को छोड़े और वो भी अपने इमोशंस शेयर करें। तो ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए एक्चुअली हमें फेमिनिज्म भी चाहिए कि वो औरत भी ये देख सके कि तेरी खुद की भी लाइफ है, तुझे दूसरों की वैलिडेशन के लिए नहीं जीना, और जो आदमी है वो भी ये समझ सके कि यार शेयर करना, इमोशंस शेयर करना ये ठीक है, सेंसिटिव होना ठीक है, ठीक है। दूसरा आपने कहा कि जो ट्रॉमा है, तो ट्रॉमा का क्या होता है ना कि कई बार वो ट्रॉमा अनप्रोसेस्ड है, वो हमारे दिमाग में है, एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, क्योंकि वो ट्रॉमा हमें याद नहीं रहेगा। अनप्रोसेस्ड को थोड़ा सा समझाओ, अनप्रोसेस्ड जो क्या? ट्रॉमा हमें याद नहीं रहा, वो क्या है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, और जो अनकॉन्शियस माइंड में चला गया वो हमारी पर्सनैलिटी का इंटीग्रल पार्ट बन गया। जो लोग कहते हैं ना यार मेरा ना नेचर ही ऐसा है, तो नेचर ही ऐसा होने का, अचानक से गुस्सा आने का, वो क्यों है? क्यों? क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में, आप ट्रैक नहीं कर पा रहे तो आप नेचर ट्रैक नहीं बोल कर दे पा रहा है। रहे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मे भी आप हो सकता है उस टाइम पे 3 साल 4 साल 5 साल केवल उतने हो, और ये चीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये इवन DID जैसी जो मेंटल इलनेस है उसका भी फॉर्म ले लेती है। बट एक बेसिक उस पे, यस, इट कैन बिकम सच अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी कि आप खुद से परेशान हो कि यार पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों इतना ओवर थिंक करता हूँ, और जबकि उसका मे बी कारण कुछ ऐसा ही है कि आपने बचपन में मे बी पेरेंटल नेग्लेक्ट ऐसी चीज़ हो सकती है, हाँ, कि बच्चे को कहीं पे जाना था लेट्स से माँ बाप के साथ, और वो नहीं जा पाया, वो रूठा हुआ है, माँ बाप ने देखा भी नहीं, इतने टाइम वो अकेला रहा, और मे बी दिस हैपेंस ओवर अ क्रॉनिक क्रॉनिक पीरियड ऑफ टाइम। तो वो उसके अंदर एक वो चीज़ बसी हुई है, और जिसका उसको एहसास भी नहीं है। तो इस तरीके का जो अनप्रोसेस्ड पेरेंटल नेग्लेक्ट है, या कोई एक पर्टिकुलर ट्रॉमेटिक इंसिडेंट है, यस इट कैन मेक यू हैव अ नीड फॉर मोर एंड मोर वैलिडेशन, फॉर अ नीड कि प्लस आपको प्रिडिक्टेबिलिटी ढूंढना चाहते हो फिर आप। एग्जैक्टली आप सर्टेन होना चाहते हो कि सब ठीक है नहीं है। तो जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं, साइकोलॉजिस्ट इनमें को थेरेपी वही हेल्प बताते करती हैं। है थेरेपी हेल्प करती है, थेरेपी चीज़ों में? क्योंकि थेरेपी का इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को गलत है, मतलब थेरेपी लेना गलत है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इससे निकले कैसे? एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि जैसे ही कुछ बात आई थेरेपी की, साइकोथेरेपिस्ट या मेंटल, तो वो सीधा ही कहते हैं पागल है ना। जबकि सच्चाई ये है कि इंडिया में 95% लोगों को थेरेपी की ज़रूरत है, मतलब बाकी दुनिया में भी, अभी हम जस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, तो 95% पीपल नीड थेरेपी। क्योंकि जो वो कह रहे हैं ना कि यार मुझे तो बहुत शर्म आती है, शादी है, सब लोग डांस कर रहे हैं, उसका मन भी कर रहा है लेकिन उसको शर्म आ रही है ना, या किसी को स्टेज फ्राइट है, किसी को बहुत गुस्सा आता है, किसी के अंदर झिझक है, तो ये सारी के सारी क्या है, मेंटल ब्लॉकेड्स है। और जब आप थेरेपी में जाते हो तो थेरेपिस्ट आपको कुछ ऐसे सजेस्ट नहीं करेगा, वो कोई जादू टोना नहीं है। थेरेपिस्ट आपको बताएगा कि भाई ऐसे इस तरीके से हम बात करेंगे, एंड ही विल हेल्प यू थिंक इन अ लाइन लेंथ। वो आपसे बस क्वेश्चन पूछता है, आप आंसर करते हो, फिर वो और काउंटर क्वेश्चन करता है, तो बेसिकली आपको एक गाइडेड थिंकिंग देता है। इसको CBT हम नॉर्मली कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और एक दो अलग अलग तरीके की थेरेपी होते हैं। तो वो आपको एक हेल्प करते रैशनल हैं, लॉजिकल अप्रोच है। या एक वो डायग्नोज करने की हेल्प करते हैं कि आपका जो नेचर है ऐसा नेचर क्यों है। और जब आपके अंदर वो अवेयरनेस आ जाती है कि यार मेरा ऐसा इसलिए है, तो वो अवेयरनेस ही काफ़ी होती है उन फैक्टर्स को हटा देने के लिए। अब जैसे थोड़ा बहुत जो
मेट्रो सिटीज़ में, उन्हें थोड़ा बहुत चलो अवेयरनेस आ गया है। जेन ज़ी काफ़ी थेरेपी अप्रोच कर रहा है, मिलेनियल्स तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, और हिंदी भाषी लोगों में तो इसको मानसिक रोग बोल के इसको बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो क्या आप कहना चाहोगे उन लोगों को जो ये देख रहे हैं या कहीं भी ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, क्योंकि कई बार ना ओवर थिंकिंग लगता है हार्मलेस, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक हो सकते हैं, तो कैसे वो जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको थेरेपी कैसे समझाई जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मतलब मैं तो डील कर चुका हूँ इस डोमेन में, तो कोई चाहता ही नहीं है थेरेपी लेना। लिसनिंग बोल दो अगर कि एक लिसनर है तो शायद बात कर लेंगे, साइकोलॉजिस्ट सुनते ही धक धक। तो ये तो देखिए जैसे जो कल्चर है उसका आई थिंक बहुत बड़ा रोल रहता है कि जो आपका टेलीविज़न है वो क्या दिखा रहा है, फ़िल्में क्या दिखा रही हैं। जैसे फ़िल्म आई थी डियर ज़िंदगी, काफ़ी अच्छी फ़िल्म थे, है ना? लेकिन इस तरीके की फ़िल्में कितनी रेयर हैं, है ना? तो नॉर्मली हम जिस तरीके से मेंटल इलनेस को दिखाते हैं फ़िल्मों में, उसका एक हॉरर फ़िल्म बना देंगे हॉरर या कॉमेडी बना या देंगे, कॉमेडी बना देंगे। दोनों जगह गलत यूज़ होता है। वही, तो इसीलिए आई थिंक वो इतना ज़्यादा स्टिग्मा है और लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। जितना ज़्यादा ये कल्चर में होगा, कई सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस पर बोल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, और धीरे-धीरे तभी इसको नॉर्मलाइज़ किया जा सकेगा। जो आप जेन ज़ी का कह रहे हो ना, जेन ज़ी का एक और प्रॉब्लम है। ये तो चलो अच्छी बात है कि वो थेरेपी को लेकर ओके हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम क्या है कि कई लोग थेरेपी को इस तरीके के टूल की तरह नहीं देख रहे कि यार मैं थेरेपी में गया और मैं ठीक हो गया और एंड देन आई स्टार्ट टू लिव माय लाइफ। वो थेरेपी को एक ऐसा देख रहे हैं जैसे कि कोई ब्यूटी पार्लर जाता हूँ कि यार मुझे चलो महीने में एक बार जाना है, कि वैसे मैं अपना जो है बिहेवियर कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, किसी भी तरीके से अपनी लाइफ जीऊँगा, और टॉक्सिसिटी अपने आसपास रखूँगा, अपनी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं ढूंढूंगा, और फिर जब मेरे माइंड में इतना कुछ हो जाएगा तो जाके मैं बस थेरेपिस्ट के आगे एक अपनी डिटॉक्स, अपनी क्लीनिंग करवा लूंगा। जेंजी का है, मैंने देखा है कई लोगों का कि इस तरीके का रहता है, और आई थिंक ये भी अप्रोच सही नहीं है। अब वो आपने डिपेंडेंसी बना ली, यू आर नॉट दवाई आप पेन किलर खा के ही ठीक रहते हैं। एग्जैक्टली। तो ये आपने एक वो पेन किलर वाला बेसिकली काम कर लिया, बजाय कि एक एंटीबायोटिक का काम करने के। मुझे एक बात बताओ, जैसे ओवर थिंकिंग के अब कॉन्सिक्वेंसेज डिस्कस करते हैं। ओवर थिंकिंग समझ में आ गया ओवरऑल कहाँ कहाँ से सीड इन कर रहा है, बट कई बार जब हम इस पर काम नहीं करते तो एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज ओवर थिंकिंग के क्या हो सकते हैं? ठीक, ओवर थिंकिंग का तो देखो, जो हमारा माइंड है वो पूरा एक फायर्ड अप स्टेट में है, ठीक है? तो जैसे कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो भी हमारी बॉडी ज़्यादा रिलीज कर रही है। सो योर बॉडी इज़ लाइक कॉन्स्टेंटली थ्रॉबिंग, तो एक तरीके से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इवन जो आपका माइंड है वो एक वेगस नर्व के थ्रू आपके गट को सिग्नल भेजता है कि एकदम से कोई खतरे की चीज़ आ गई, तो उस टाइम पे आप खाना वाना छोड़ दोगे ना, तो बेसिकली आपका माइंड आपके डाइजेशन को रोक देता है उस टाइम के लिए कि यार खतरनाक वाली सिचुएशन आ गई, सारी एनर्जी हमें ऊपर चाहिए। तो इस तरीके से लोगों को इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं ओवर थिंकिंग की। yes, और किसी को ब्लड प्रेशर हो सकता है, ओवर इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा तो जो आपकी आर्टरीज की लाइनिंग है वो गड़बड़ हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है। मतलब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली बात हुई फिर, कि आपके थॉट्स ये ट्रिगर कर रहे हैं चीज़ें। हाँ, क्योंकि माइंड जो है, हमारा ब्रेन, वो हमारी बॉडी के ही अंदर है ना, तो ऐसा नहीं है कि फिजिकल अलग है, मेंटल अलग है। तो ये आपकी बॉडी को डेफिनेटली हार्म कर ही रहा है ऑफ कोर्स। कंटिन्यूसली। अब अच्छी चीज़ ये है कि इट्स लाइक अ टू वे स्ट्रीट। जो आपकी बॉडी है और माइंड है, कि माइंड से बॉडी अफेक्ट हो रही है, लेकिन अगर आप बॉडी में कुछ अच्छा करो तो आप माइंड की भी वेलबींग इंश्योर कर सकते हो। जैसे कि आप एक्सरसाइज करने लग जाओ, हाँ, तो उससे भी आपके माइंड को फ़ायदा होगा। या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आप कुछ फिजिकल एक्शन करने लग जाओ। हाँ, एकदम से आप सोचो कि यार लेट मी ऑब्जर्व कि यहाँ पे मुझे क्या क्या साउंड्स आ रही हैं, राइट? अपने माइंड को आपने एक दूसरा टास्क दे दिया है ना, या आप कुछ करने लग गए कोई और ऐसा काम, सिंपली जो एक फिजिकल टास्क है कि ए से जेड तक मुझे कुछ लिखना है, जूम आउट, ठीक है? तो आपने जूम आउट मारा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इसको पहचानें। एक चीज़ और मुझे बताइए, इस पे एंड करते हैं, मुझे थोड़ा सा समझाइए कि ओवर थिंकिंग और इन चीज़ों को रोकने के लिए कई बार लोग सब्सटेंस अब्यूज़ में चले जाते हैं। ड्रग्स कंजम्पशन कहीं ना कहीं इस चीज़ को शांत करने का भी पार्ट है, तो उसके क्या क्योंकि लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है ना। तो ऐसा वो क्या solution क्या नहीं है। ये इससे लिंक्ड है? वो तो ये समझ लो कि आप एक पानी की चल रहे हैं, आपने उस पर हाथ रख दिया, अब उससे वो तो रुक नहीं रहा ना, वो आप हाथ हटाओगे फिर से आएगा। और ऊपर से फिर जब आप सब्सटेंस अब्यूज़ करते हो, आप एकदम से हाई में गए, और फिर जब वो चला गया आप बिल्कुल लो में चले गए, फिर से आपको लेना पड़ेगा हाई में, आप गए लो में गए। तो इसीलिए जो सब्सटेंस अब्यूज़ है वो लीथल होता है, वो आपके ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री को भी चेंज कर देता है।
नॉर्मली हम इसको ऐसे ही समझते हैं कि यार ये नशे करता है, लेकिन जो अलग अलग नशे हैं उनमें भी आपको डिफरेंस समझने की ज़रूरत है ना। कई लोग जो हैं उनके लिए अल्कोहल एक गेटवे ड्रग की तरह काम करता है कि चलो शराब लेते ही हैं, फिर साथ में चलो सोशल हाँ वो तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। फिर शराब पीते ही हैं तो धीरे धीरे फिर लेट्स से वो स्मोक करेगा, फिर किसी दिन मैरिजुआना स्मोक करेगा, फिर कि यार चलो आज कुछ और नशे करते हैं, और वो इसमें डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते। लेकिन जो उस तरीके का सब्सटेंस अब्यूज़ है वो एक बार भी आपने कर लिया, एक बार भी करना काफ़ी होता है आपको एडिक्शन में ले जाने के लिए। और जब भी फिर आप अगली बार परेशान होगे फिर आप वो करोगे और फिर आप उसी के ही गुलाम बन गए, तो उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो आप उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहोगे जो ये देख रहे हैं और जिन्हें पता है कि उनका बच्चा है वो खुद ओवर थिंकर हैं, तो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ बढ़ जाते हैं ऐसे बच्चों के? ऑफ कोर्स बढ़ जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मतलब अपने बच्चों पे प्रेशर ना डालें। पेरेंट्स का तो ये होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी तुझे दिक्कत हो तो तू मेरे पास आ। अभी हमारी समाज में उल्टा है कि पूरी दुनिया को पता होगा, पूरी दुनिया आपको ब्लैकमेल कर देगी कि तेरे पेरेंट्स को बता देंगे, और उस वजह से टेंशन में है ना। तो अभी भी आप देखो एजुकेशन में भी ये था कि बच्चों पे स्ट्रेस है, हमने दुनिया भर की चीज़ें बदल दी कि यार 8वीं क्लास तक एग्जाम्स मत लो, आप प्रैक्टिकल्स कर दो, असाइनमेंट कर दो। लेकिन जो कोर प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स वो प्रेशर ना डालें, उस चीज़ को आप ट्रीट नहीं कर रहे। अगर वो चीज़ ठीक हो तो बच्चा फेल भी हो गया, क्या हो गया यार, बच्चा अगली बार कर लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस माइंडसेट को लेकिन आप चेंज नहीं कर रहे। तो ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी कोई जंग नहीं है कि ऐसा ही होना है वैसा ही होना है। जितने भी आप कंपैरिजंस करते हैं वो बिल्कुल पॉइंटलेस है। कोई भी दो लोग वो एक जैसे नहीं है, उनके सर्कमस्टांसेस सेम नहीं है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पाथ वही बेस्ट है। आप आज किसी को देख रहे हो कि वो सेलिब्रिटी है, कल को आपको पता चलता है कि यार उसकी सुसाइड से डेथ हो गई, है कि नहीं। सीसीडी का जो मालिक था, सिर्फ उस पे ही फोकस करते हैं, शाइनिंग पार्ट। शाइनिंग उसमें सीसीडी का मालिक था, इतने हजारों करोड़ की कंपनी चला रहा था, है ना, एकदम से हमें पता चला ये हुआ। तो इसलिए जिंदगी में आनंद होना चाहिए, और आनंद किसी भी चीज़ में आपको मिल सकता है, किसी भी स्टेट में। कुछ ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ का पैकेज लगेगा तभी आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी लोग फिर टॉक्सिक जॉब्स में फंसे हुए हैं, 16-17 घंटे काम कर रहे हैं, परेशान हैं, कुछ भी लाइफ नहीं है। तो ओवर थिंकिंग का आनंद या हॉबी एक सोल्यूशन हो सकता है, कोई हॉबी हाँ, ढूंढना। कोई हॉबी होनी चाहिए। और इवन जैसे ओवर थिंकिंग के लिए आप क्या सोचते हो कि यार मैं क्या करूँ, है ना? तो आप ये सोचो कि आपके पास क्या-क्या ऑप्शन है। लेट्स से आप सोच रहे हो कि यार मैं जॉब छोड़ूँ या कंटिन्यू करूँ, या मैं फ्रीलांसिंग करूँ, या मैं स्टार्टअप करूँ। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, जब तक आप इसको पेपर पे नहीं सोचोगे, तो उसी टाइप की थॉट्स चलती रहेगी, यार ये कर लूँ क्या? नहीं वो कर लूँ क्या? लेकिन जब आप इसको एक, जैसे मैंने कहा ना, कंपनी जिस तरीके से करती है बहुत ही एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, सो मे बी यू कैन मेक अ डिसीजन मैट्रिक्स कि यार मेरे पास ना ये 4 ऑप्शन है, और इस वाले इनमें क्या-क्या फैक्टर्स मेरे लिए मैटर करते हैं, है ना? एक मेरे लिए मैटर कर सकता है कि यार मेरे पास खुद का टाइम होना चाहिए, फैमिली का टाइम होना चाहिए। एक मेरे लिए हो सकता है कि यार पैसा किस में ज़्यादा आएगा। फिर ये हो सकता है कि मुझे उस काम को करने में कितना मज़ा आ रहा है। तो आपने एक तरफ फैक्टर्स लिख लिए, एक तरफ अलग-अलग ऑप्शन लिख लिए। फिर ये जो फैक्टर है इनको आपने कुछ वेटेज दे ली कि लेट्स से 10 में से पैसा जो है मेरे लिए मैटर करता है 6 आउट ऑफ 10, ठीक है? और फैमिली के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है, ये मेरे लिए मैटर करता है 8 आउट ऑफ 10। और फिर आप उस पे स्कोर करो, इनको मल्टीप्लाई करके आप फाइनल स्कोर देखो कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। और फिर जब वो निकल जाए, अब उस पे आगे बढ़ो। वरना आप एक हमेशा एनालिसिस पैरालिसिस उसी में घुसे रहोगे। तो ये चीज़ें हमें स्कूल में ही सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि ये पता है कि हर किसी को डिसीजंस लेने होंगे। तो ये बहुत ही कोर स्किल्स हैं, और ये आज के टाइम में ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो गई क्योंकि अब एआई का ज़माना है। अब आप क्या है, हर रोज़ छोटे-छोटे डिसीजंस लेते थे, और आपकी एक एबिलिटी बनती थी बड़े डिसीजंस लेने की। लेकिन अब ये जो छोटे डिसीजंस हैं, इनको एआई ने ले लिए। कि आप कहीं पे जा रहे हो, आपको सोचना है कि यार इस रास्ते से जाऊँ या इस रास्ते से। वो आपको जीपीएस दिखा देगा कि इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा। पहले आपको ये था कि यार मुझे बाहर खाना खाने जाना है, तो कौन से रेस्तरां में जाऊँ? अब आप देखोगे कि यार इसके इतनी रेटिंग है, इसके इतनी रेटिंग है। तो इतना ज़्यादा डेटा, इनफैक्ट जितने की ज़रूरत भी नहीं है, उतना ज़्यादा हमारे पास हो गया है ना? तो इस वजह से ये है कि जो लाइफ़ के बड़े डिसीजंस हैं, जहाँ पे एआई आपको नहीं एक आंसर दे सकता, उसमें आप फिर पूरा का पूरा इतना कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि यार मुझे शादी करनी है। कई बार तो लोग ऐसे भी हैं कि मैं इस लड़की से भी प्यार करता हूँ, इससे भी करता हूँ, क्या करूँ? हाँ, और वो कर रहे हैं, है ना? तो वो भी बस एक फ्लूक की तरह उनकी फिर ज़िंदगियाँ चल रही हैं।
करियर को लेके उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि क्या है नहीं है ना, मैं यहीं पे रह के काम करूँ या बड़े शहर में जाऊँ, हर चीज़ को लेकर सर वो और ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में पड़ जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि एआई का आप इस्तेमाल करो, लेकिन एक असिस्टेंट की तरह। ये नहीं कि आप सब कुछ ही अपनी थॉट को ही एआई को आउटसोर्स कर दो, और आपका जो ओवर थिंकिंग है वो इतना ज़्यादा ना हो। इसलिए दिन में एक टाइम रखो कि इस टाइम में मैं करूँगा, और उसमें भी अपनी थिंकिंग को स्ट्रक्चर्ड करो, लॉजिकल करो कि ये मेरे पास अलग अलग जो है ऑप्शंस हैं, ये मेरे पास फैक्टर्स हैं, प्रॉपर करके उस तरीके से करो। और जैसे ही कोई सोच आए इस तरीके की, तो सोच को ऑब्जर्व करो। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो डायरेक्ट सोच के आएगी यार यार मैं तो बड़ा आलसी हूँ, है ना। लेकिन जब आप इसको एक साइंटिस्ट की तरह देखोगे तो आप ऐसे देखोगे कि यार मैंने काम नहीं किया है। आप खुद को एडजेक्टिव्स नहीं दोगे, आप केवल वो जो बिहेवियर है उसको देखोगे कि यार मैंने 2 दिन से काम नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया, चलो मुझे करना है। तो जो हमारे एक होता है ना डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क DMN, वो क्या है कि आप फोकस नहीं कर रहे, और तभी आपका फिर दिमाग या तो पास्ट में या फ्यूचर में चला जाता है। लेकिन जैसे ही आप किसी करंट चीज़ पे फोकस करोगे तो आपकी ओवरथिंकिंग रुक जाएगी। अभी क्या है, सोशल मीडिया की वजह से अटेंशन स्पैन कम होते जा रहे हैं, इस वजह से फोकस करना भी मुश्किल हो गए, और जो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी बोर्डम, वो अब हमारी चली गई है। कि अब हम सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ हमेशा हमारे पास है। कार में भी हैं तो गाने बज रहे हैं, फ़ोन में भी गाने हैं, कंप्यूटर में भी, लैपटॉप में लोग भी, कुछ नहीं कर रहा वाला फ़िल्में फेज नहीं हैं, है। हाँ, सोशल मीडिया है। तो इसलिए आपके दिमाग को एक वो क्लीनिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा, और इसीलिए आप इतना ज़्यादा फायर्ड अप स्टेट में हैं, एंजाइटी में हैं। तो ये सारा कुछ इकट्ठा इस तरीके से मैंने दिलजीत पाजी की एक बात सुनी थी, इस पे मुझे याद आ गई आपके बोलने पे, कि वो कहते हैं कि जो मैं कुछ नहीं करता ना वाला फेज मेरा बेस्ट फेज ऑफ वो होता है। क्रिएटिविटी भी तो उसी से मतलब आती है वो ना। कह रहे थे कि दिन में कभी कभार ऐसा होता है, कोई पूछे ना क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर, कुछ नहीं कर रहा, और क्या, आराम से बैठो ना। क्या हर टाइम में ज़रूरी थोड़ी ना है। मतलब कहता है कि वो उस फेज में मुझे कुछ नहीं करना ना कुछ सोचना पसंद है। तो आई थिंक ये फेज बनाने चाहिए अब, बनाने चाहिए। क्योंकि इतनी चीज़ें हो चुकी करने के लिए, कुछ ना करने का टाइम ही नहीं है। बिल्कुल। और ठीक है विजेता भाई, थैंक यू सो मच। आई थिंक इससे ओवर थिंकिंग की थोड़ी क्लैरिटी आएगी ऑडियंस में, और ये डिटेल समझ में आएंगी कि इस पर बहुत ख़राब कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। Yeah. थैंक यू।